हेलो गाइस, दिस इज रंगू कौशिक एंड यू आर वेलकम आवर चैनल यूपीएससी एक्सेसिबल। आज हम पढ़ने वाले हैं इकोलॉजी के बारे में। ठीक है, चैप्टर 15 है। चैप्टर का नाम है लाइफ ऑन द अर्थ। ठीक है, लास्ट क्लास में हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा था लाइफ ऑन द अर्थ के बारे में। हमने पढ़ा था, थोड़ा सा मैंने हिंट भी दिया था कि जो हाइड्रोस्फीयर हो गया हमारा, और लिथोस्फीयर और एटमोस्फीयर, ये तीनों मिलकर के क्या है, ये बायोस्फीयर बनाते हैं अगर लाइफ से इंटरेक्शन होता है। ठीक है, तो जब लाइफ से इंटरेक्शन होगा तो बायोस्फीयर, मतलब बेसिकली जहां भी लाइफ पाई जाएगी उस रीजन को हम बायोस्फीयर बोलते हैं। ठीक है, और तीनों का इंटरेक्शन बहुत जरूरी है, ये बात ध्यान रखना। जैसे कि हम हैं, हम लोग रहते कहाँ पे हैं? लैंड पे। ठीक है, लेकिन हमें पानी भी चाहिए और हमें हवा भी चाहिए रहने के लिए। ठीक है, तो लाइफ का इंटरेक्शन तीनों स्फीयर से होना चाहिए, तभी वो बायोस्फीयर कहलाएगा। अगर तीनों चीजें नहीं है तो फिर लाइफ सस्टेन ही नहीं कर पाएगी। ठीक है, यहाँ तक समझ आया? तो अब हम आ जाते हैं, आज का हमारा टॉपिक है इकोलॉजी। इकोलॉजी किसे कहते हैं? देखो, इकोलॉजी का मतलब होता है बेसिकली एनवायरनमेंट में दो तरह के कंपोनेंट्स होते हैं, एक बायोटिक, एक एबायोटिक। बायोटिक नॉन लिविंग कंपोनेंट्स होते हैं। ठीक है, जो जैसे कि मौसम हो गया हमारा, हमारी लिथोस्फीयर हो गया, पानी हो गया, ये सब क्या है, ये नॉन लिविंग कंपोनेंट्स है। दूसरे कंपोनेंट्स होते हैं हमारे लिविंग कंपोनेंट्स, जो कि क्या बोलते हैं, जिसको हम लाइफ बोलते हैं। जैसे कि प्लांट्स, एनिमल्स, वी ह्यूमंस, हम भी लिविंग कंपोनेंट ही हैं। ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी इनफैक्ट वो भी लिविंग कंपोनेंट्स में ही आते हैं। ठीक है, तो इन दोनों का, लिविंग और नॉन लिविंग का इंट्रैक्शन आपस में जो होता है, जैसे कि हम लिविंग थिंग्स हैं और नॉन लिविंग थिंग्स क्या है, सॉइल और वाटर, हमारा उनका इंट्रैक्शन है कि नहीं है? प्लांट्स और सॉइल एंड वाटर का इंट्रैक्शन है कि नहीं है? हमारा प्लांट्स का इंट्रैक्शन है कि नहीं है? तो नॉन लिविंग और लिविंग का, और नॉन लिविंग और नॉन लिविंग और लिविंग और लिविंग का आपस में भी इंट्रैक्शन होता है। जैसे सॉइल और वाटर का भी इंट्रैक्शन होता है। अगर पानी ना हो तो मिट्टी सूखी पड़ जाएगी, पानी होगा तो मिट्टी फर्टाइल हो जाती है। ऐसा होता है ना। तो इन सब का आपस में जो इंट्रैक्शन होता है, उसकी स्टडी को हम इकोलॉजी कहते हैं। ठीक है, थोड़ा यहाँ पे मैं आपको डिटेल में बताता हूँ। द टर्म डिराइव फ्रॉम ग्रीक वर्ड, ग्रीक वर्ड से ये टर्म हमने ली है। किससे? जिसको कि इको का मतलब ओइको, दो वर्ड है ओइको, इसका मतलब होता है हाउस, कंबाइंड विद द वर्ड लॉजी मीनिंग साइंस और स्टडी ऑफ, मतलब स्टडी ऑफ हाउस। हाउस किसका हाउस? ऑफ लाइफ। यहाँ पे हाउस का मतलब क्या है? यहाँ पे हाउस का मतलब है अर्थ। ठीक है, और अर्थ पे लिविंग और नॉन लिविंग दोनों ही फैक्टर्स मिलते हैं। समझ आया यहाँ तक? आगे बढ़ते हैं। लिटरली इकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ अर्थ एज ए हाउस होल्ड ऑफ प्लांट्स, ह्यूमन बींग्स, एनिमल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। बस यही डेफिनेशन है, मतलब यही इसका लिटरल मीनिंग है, बता दिया उसने कि क्या इकोलॉजी जो स्टडी है, हाउ किसका? ऑफ अर्थ का, एज ए हाउस होल्ड ऑफ प्लांट्स, ह्यूमन बींग्स, एनिमल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जितनी भी लिविंग एंड लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, लिविंग थिंग्स हैं, उनका हाउस होल्ड क्या है? अर्थ है। तो उनका स्टडी है बस, और कुछ भी नहीं है। ठीक है, दे ऑल लिव टुगेदर एज इंटरडिपेंडेंट कंपोनेंट्स, और ये क्या करते हैं, सब एक साथ रहते हैं एज इंटरडिपेंडेंट कंपोनेंट्स। इंटरडिपेंडेंसी इज द की हियर। सभी का आपस में इंटरडिपेंडेंस है। प्लांट्स का ह्यूमंस पे है, ह्यूमंस का प्लांट्स पे है, सबका एनिमल्स पे भी है, एनिमल्स का भी इन सब पे है, और माइक्रो ऑर्गेनिम्स का भी सब पे है। सबका आपस में इंटरडिपेंडेंस है। अगर ये इंटरडिपेंडेंस नहीं होगा, कहीं लिंक टूट गया, तो वो फिर क्या होगा? वो एज ए हाउस नहीं रहेगा अर्थ, इंटरडिपेंडेंसी टूट जाएगी। अर्थ एक पूरा का पूरा एक एज ए बोल रहे हैं हाउस होल्ड है। क्यों? क्योंकि एवरी ऑर्गेनिज्म इज डिपेंडेंट ऑन अनदर ऑर्गेनिज्म। इनफैक्ट ये भी कहा जाता है कि जो हम बोलते हैं ना कि कुछ जो स्पीसीज हैं जो एक्सटिंक्ट होने वाली हैं, हम उनको प्रोटेक्शन देते हैं ना। रेड डेटा बुक में हमने वल्नरेबल इस तरीके की स्पीसीज को प्रोटेक्शन दिया हुआ है। क्यों देते हैं? क्योंकि हमें पता है कि अगर किसी जंगल में शेरों की गिनती कम हुई या पूरी तरीके से एक्सटिंक्ट हो गए, उसका फर्क हमारे ऊपर भी पड़ने वाला है। वहां पे उस जंगल में मौजूद बहुत सारे जो पक्षी हैं, पशु हैं, जो एनिमल्स हैं, उनके ऊपर तो पड़ेगा ही, लेकिन डायरेक्ट इनडायरेक्टली हम पे भी पड़ने वाला है। ठीक है,
आगे कह रहा है द जर्मन जियोलॉजिस्ट अर्नेस्ट हैकल हु यूज द टर्म एज इकोलॉजी इन 1869। ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आपको याद रखना है कि इकोलॉजी टर्म किसने दी थी? अर्नेस्ट हैकल ने दी थी। कब दी थी? 1869 ने। और इसने इकोलॉजी टर्म नहीं दी थी, इसने ओइकोलॉजी दिया था। ठीक है, बिकेम द फर्स्ट पर्सन टू यूज द टर्म इकोलॉजी। तो अगर क्वेश्चन आता है कि सबसे पहली बार इकोलॉजी टर्म किसने यूज की या इकोलॉजी टर्म किसने दी, तो अर्नेस्ट हैकल ने दी। ठीक है, द स्टडी ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन लाइफ फॉर्म्स सॉरी सॉरी लाइफ फॉर्म के बीच में जो इंटरेक्शन होता है एंड फिजिकल एनवायरनमेंट इज द साइंस ऑफ इकोलॉजी। लाइफ फॉर्म्स और फिजिकल एनवायरनमेंट, लाइफ फॉर्म्स का मतलब बायोटिक और फिजिकल एनवायरनमेंट मतलब एबायोटिक। बायोटिक और एबायोटिक के बीच में जो फिजिकल जो इंटरेक्शन होता है उसकी स्टडी को हम इकोलॉजी कहते हैं। ठीक है, ये डेफिनेशन मिल गई आपको। एक और डेफिनेशन है आप यहाँ पे दे रहा है एनसीईआरटी, हेंस इकोलॉजी कैन बी डिफाइंड एज, प्रॉपर डेफिनेशन मिल रही है आपको, साइंटिफिक स्टडी ऑफ इंटरेक्शंस ऑफ ऑर्गेनिजम्स विद देयर फिजिकल एनवायरनमेंट एंड विद ईच अदर। मैंने आपको पहली लाइन में बताया था कि बायोटिक और नॉन बायोटिक का तो इंटरेक्शन हो रहा है, लेकिन बायोटिक का आपस में भी इंटरेक्शन होगा और नॉन बायोटिक का आपस में भी इंटरेक्शन होगा। सॉइल और वाटर का भी होगा, सॉइल और ह्यूमंस का भी होगा, वाटर और ह्यूमंस का भी होगा, ह्यूमंस और एनिमल्स का भी होगा। सबका इंटरेक्शन आपस में होता है। हम गाय से दूध लेते कि नहीं देते, मीट लेते कि नहीं लेते, खाना हमें मिलता है ना। तो ये सब इंटरेक्शन होता ही है। पोलिनेशन कैसे होता है? हनी बीज की वजह से, इंसेक्ट्स की वजह से वो हम खाते हैं जो हर्बीवोरस होते हैं। इंटरेक्शन है कि नहीं है? सब इंटरेक्शन ही तो है। ठीक है, तो समझ आ गई डेफिनेशन। एक बार फिर से पढ़ दे रहा हूं। इकोलॉजी कैन बी डिफाइंड एज साइंटिफिक स्टडी ऑफ द इंटरेक्शंस ऑफ ऑर्गेनिजम्स विद देयर फिजिकल एनवायरनमेंट। ऑर्गेनिजम्स का अपने फिजिकल एनवायरनमेंट मतलब अर्थ, एंड विद ईच अदर और आपस में भी। ऑर्गेनिजम्स का इंटरेक्शन फिजिकल एनवायरनमेंट से भी और आपस में भी सबका इंटरेक्शन क्या है, इसकी स्टडी को हम इकोलॉजी बोलते हैं। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए, इकोलॉजी हमने पढ़ लिया, अब आ जाते हैं हम इकोसिस्टम पे। इकोलॉजी में मैंने आपको क्या बताया कि यहाँ पे एज अर्थ, एक पूरे अर्थ की बात कर रहे हैं कि पूरी अर्थ पे लिविंग और नॉन लिविंग और कंपोनेंट्स का इंटरेक्शन जो होता है उसकी स्टडी को हम इकोलॉजी कहते हैं। लेकिन पूरा अर्थ जो है वो डिफरेंट सेक्शंस में बटा हुआ है ना। और सभी सेक्शन जो हैं उनके कैरेक्टरिस्टिक्स अलग है, केमिकल भी और फिजिकल भी। अर्थ पूरी एक जैसी नहीं है, कहीं पे टेम्परेचर ज़्यादा होता है, कहीं पे टेम्परेचर कम होता है, कहीं पे प्रेसिपिटेशन ज़्यादा होती है, कहीं पे प्रेसिपिटेशन कम होती है, कहीं पे हवा ज़्यादा चलती है, कहीं पे हवा कम चलती है, कहीं पे पानी ज़्यादा है ग्राउंड वाटर, कहीं पे कम है। ऐसा है ना। तो क्या हो रहा है, तो अर्थ का क्या है, अर्थ का अलग अलग सेक्शंस में बटा हुआ है। जैसे डेजर्ट हो गया एक रीजन, वहाँ पे प्रेसिपिटेशन नहीं होती है, टेम्परेचर ज़्यादा रहता है। इक्वेटोरियल फॉरेस्ट हो गया। तो क्या आपने कभी सोचा कि चलो ठीक है, हमने एक इंटरेक्शन की बात कर ली कि पूरी अर्थ में इंटरेक्शन होता है लिविंग और नॉन लिविंग कंपोनेंट्स में, लेकिन क्या डेजर्ट में जो इंटरेक्शन हो रहा है वो इक्वेटोरियल रीजन वाले इंटरेक्शन जैसा होगा? बिल्कुल नहीं होगा। और उस इंटरेक्शन से जो रिजल्ट मिलेंगे वो भी डिफरेंट होंगे। ठीक है, इंटरेक्शन का मतलब क्या होगा? मान लीजिए मैं एक हर्बीवोरस हूँ, फूड साइकिल तो वहीं से स्टार्ट होती है। मैं हर्बीवोरस हूँ, मैंने घास खाई, फिर मुझे एक कार्निवोरस ने खा लिया। ठीक है, मैं प्राइमरी, ये प्रोड्यूसर है, मैं प्राइमरी कंज्यूमर, एक कार्निवोरस सेकेंडरी कंज्यूमर। तो एनर्जी ट्रांसफर हो रहा है। तो ये एनर्जी ट्रांसफर जो है, एनर्जी फ्लो, ये डेजर्ट में डिफरेंट होगा और इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट में डिफरेंट होगा, और स्नो जो पोलर एरियाज है वहां पे डिफरेंट होगा कि नहीं होगा। और उसी तरीके वहां का जो मिनरल कंपोजिशन है वो भी अलग अलग होती चली जाएगी। ये बात आपको समझ आ रही है? तो इकोसिस्टम का मतलब हुआ कि अर्थ के पर्टिकुलर रीजन में कुछ पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म जो उस रीजन में रहते हैं। एक बात ध्यान रखना कि हर जगह पे हर तरीके के ऑर्गेनिज्म नहीं मिलेंगे। ऑर्गेनिज्म मिलता है जो उस जगह के लिए ऑलरेडी अडेप्टेड होता है। ठीक है, अभी पिछले साल, अभी रिसेंटली 1-2 सालों में हमने पढ़ा कि मध्य प्रदेश के
एक रीजन में, एक पार्क में चीता इंट्रोड्यूस लाए गए, चीता लाए गए, वो वहीं पे क्यों लाए गए, कहीं और क्यों नहीं, गिरी जंगल में क्यों नहीं रखा गया उनको, या उनको कश्मीर में क्यों नहीं लेके जाया गया, कश्मीर में उनको घुमाते अच्छे से घाटी में, है ना, नहीं, क्योंकि वो जहां पे वो लाए गए हैं वो रीजन उनके लिए सुटेबल है, अडेप्टेबल है, ठीक है। इसी तरीके से हर जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो अपने एक जो उनका जो जिस सेक्शन ऑफ अर्थ पे वो रह रहे हैं उसके लिए वो अडेप्ट हो जाते हैं, ठीक है। क्या कह रहा है ये, द इंटरेक्शन ऑफ इकोसिस्टम्स के बारे में, इकोलॉजिकल सिस्टम इन्हीं को हम इकोसिस्टम भी बोलते हैं, ध्यान रखना, कंफ्यूज मत होना। द इंटरेक्शंस ऑफ ए पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स विद एबायोटिक फैक्टर, एक पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स का इंटरेक्शन विद एबायोटिक फैक्टर्स, वो कहां पे, विद इन ए पर्टिकुलर हैबिटाट। देखो इकोसिस्टम जो होता है वो बेसिकली एबायोटिक और बायोटिक जो कंपोनेंट्स हैं उनके बीच में इंटरेक्शन होता है। फर्क इतना है इकोलॉजी और इकोसिस्टम में कि इकोलॉजी क्या पूरी अर्थ की स्टडी करते हैं हम, लेकिन इकोसिस्टम जो है वो इंटरेक्शन है ऑन ए पर्टिकुलर हैबिटाट, ठीक है, ऑफ पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स, कि वो हैबिटाट, जैसे मान लो अर्थ है तो यहाँ पे एक सेक्शन ले लिया, इस सेक्शन में एक पर्टिकुलर हैबिटाट है, यहाँ पे जो जो ऑर्गेनिजम्स पर्टिकुलर मिलेंगे उनका इंटरेक्शन इस सेक्शन में मौजूद एबायोटिक फैक्टर्स के साथ और आपस में, उसको हम इकोसिस्टम कहते हैं। बस यही बात है और कुछ नहीं, इतना सा है। अब जब इकोसिस्टम होगा एक पर्टिकुलर जगह पे होगा, पर्टिकुलर ऑर्गेनिजम्स के बीच होगा, तो क्या होगा, रिजल्टिंग इन क्लियरली डिफाइंड एनर्जी फ्लोज, तो एनर्जी फ्लोज भी डिफाइंड ही होंगे उस जगह के हिसाब से, उस इंटरेक्शन के हिसाब से होंगे। एंड मेटेरियल साइकिल्स ऑन लैंड, वाटर एंड एयर, और मेटेरियल साइकिल्स भी डिफाइंड होंगी, ठीक है, कॉल्ड इकोसिस्टम। और इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम इकोसिस्टम्स बोलते हैं, ठीक है। डिफाइंड एनर्जी फ्लोज भी होंगे और मेटेरियल साइकिल्स जो होंगी लैंड, वाटर और एयर में वो भी डिफाइंड होंगी। मेटेरियल साइकिल अभी हम आगे आगे पढ़ने वाले, कार्बन साइकिल क्या होती है, मिनरल साइकिल क्या होती है, ये सब चीजें हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। अब क्या कह रहा है, एक यहाँ पे टर्म आई है हैबिटाट, हैबिटाट के बारे में बता रहा है, हैबिटाट इन इकोलॉजिकल सेंस इज द टोटलिटी ऑफ फिजिकल एंड केमिकल फैक्टर्स दैट कॉन्स्टिट्यूट जनरल एनवायरनमेंट, किसी जगह पे जो फिजिकल और केमिकल फैक्टर्स जो होते हैं वो उस जगह का जनरल एनवायरनमेंट जो होते हैं डिसाइड करते हैं, तो वो हैबिटाट होता है। मैं क्या कह रहा हूँ, जैसे मान लीजिए डेजर्ट की बात की हमने, डेजर्ट में क्या होगा, केमिकल और फिजिकल फैक्टर्स अलग होंगे इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट से, ठीक है। तो इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट एक अलग तरीके का हैबिटाट हो गया और डेजर्ट एक अलग तरीके का हैबिटाट हो गया। कैसे पता चला मैं अलग हो गया, कि यहाँ के जो केमिकल और फिजिकल फैक्टर्स हैं वो यहाँ का जनरल एनवायरनमेंट कॉन्स्टिट्यूट करते हैं, समझ आ गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अभी कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं, जैसे ये पहला पॉइंट है, अ सिस्टम कंसिस्टिंग ऑफ बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स इज नोन एज इकोसिस्टम। इकोसिस्टम किसको बोलते हैं, अ सिस्टम कंसिस्टिंग ऑफ बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स, याद रहेगा आपको, ठीक है, छोटी सी बात है, बता भी चुका हूं बार बार इसी वीडियो में। आगे कह रहा है ऑल दीज कंपोनेंट, अब इन कंपोनेंट्स की एक खास बात है इकोसिस्टम में, क्या, ऑल दीज कंपोनेंट्स इन इकोसिस्टम आर इंटर रिलेटेड एंड इंटरेक्ट विद ईच अदर, ये जितने भी कंपोनेंट्स हैं लिविंग और नॉन लिविंग ये इंटर रिलेटेड भी होते हैं और आपस में इंटरेक्ट भी करते हैं। ये दोनों पॉइंट्स को मिला देंगे तो इकोलॉजिकल सिस्टम की डेफिनेशन मिल जाएगी आपको, एक सरल सी डेफिनेशन। फिर से बता देता हूं, ए सिस्टम कंसिस्टिंग ऑफ बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स इज नोन एज इकोसिस्टम। ऑल दीज कंपोनेंट्स इन द इकोसिस्टम आर इंटर रिलेटेड एंड इंटरेक्ट विद ईच अदर। ये दो लाइन है इकोसिस्टम की डेफिनेशन, खत्म, कहीं भी चेप देना आराम से, ठीक है। आगे कह रहा है डिफरेंट टाइप ऑफ इकोसिस्टम एग्जिस्ट विद वेराइंग रेंजेस ऑफ एनवायरमेंटल कंडीशंस, बिल्कुल सही बात है, जब एनवायरमेंटल कंडीशंस चेंज होंगी तो इकोसिस्टम भी चेंज होंगे, है ना। वेयर वेरियस प्लांट्स एंड स्पीसीज हैव गॉट अडॉप्टेड थ्रू इवोल्यूशन, और क्या होगा फिर प्लांट्स और एनिमल स्पीसीज जो हैं, एनिमल स्पीसीज जो हैं वो भी उस रीजन के उस एनवायरमेंट के हिसाब से अडॉप्ट कर लेंगी, बिल्कुल सही बात है। अब देखो भालू तो भालू होता है, लेकिन जंगल में जो भूरा भालू पाया जाता है और जो पोलर बियर व्हाइट बियर होता है वो दोनों तो अलग अलग तरीके से अडॉप्ट हुए हैं ना, वहीं के नहीं है ना। अब एक कैमल जो डेजर्ट में मिलता है जो कितने दिन पानी पिए बिना रह लेता है, और जो एक इक्वेटोरियल रीजन में जो ऑर्गेनिज्म होगा जिसको रोज पानी चाहिए,
मछली को तो रोज पानी, मछली तो रहती ही पानी में है, तो क्या हुआ, अपने एनवायरनमेंट के हिसाब से उन लोगों ने अडाप्ट कर लिया ना। तो यही ये कह रहा है कि इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम इकोलॉजिकल एडाप्टेशन बोलेंगे। अपने इकोसिस्टम के अकॉर्डिंग जो अडाप्टेशन हम कर लेते हैं उसको हम इकोलॉजिकल एडाप्टेशन कहते हैं। ठीक है, यहाँ तक खत्म हो गया। ये हमारा ये वाला पार्ट हो गया इकोलॉजी वाला। इकोसिस्टम भी इसमें क्लियर हो गया। अब हमारा अगला टॉपिक है टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम। ये हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक आपको वीडियो देखनी है। वीडियो अगर पसंद आई है तो लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, और हाँ, वीडियो कैसी लगी है, अच्छी लगी है बुरी लगी है, ये एक बार कमेंट में जरूर बता देना। ठीक है, थैंक यू।